मेरे कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हैं, लेट्स से डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल जो हो गए डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 5। बट हम लोगों ने पहले 4 वेरिएबल्स तक के लिए तो सॉल्व कर रखा है, बट यहाँ तो मेरे 5 वेरिएबल्स हो गए। तो अब इस केस में, ऐसे केसेस में हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं बताता हूँ। हम लोगों ने कल देखा था, हम लोग अकॉर्डिंग एफ डी इज द फंक्शन ऑफ डी वी रो एंड यू, ये तो बात क्लियर है, ठीक है ना, जैसे हम लोगों ने कल देखा था। और वी कैन से दैट कि जो डायमेंशंस होंगे, डायमेंशंस ऑफ एफ डी, सपोज करो एफ डी की डायमेंशन क्या है, पहले हम लोग अपने वाले केस में देख लेते हैं। एफ डी की डायमेंशन क्या है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या किस में होता है, फोर्स की वैल्यू, फोर्स होता है न्यूटन में। न्यूटन की वो क्या होती है डायमेंशन, MLT -2। MLT-2। उसके बाद मैं डायमीटर देख रहा हूँ, डायमीटर की यूनिट क्या होती है मीटर में, तो L, ठीक है। और V वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, LT तो इसका LT-1। रो की डेंसिटी, डेंसिटी होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम को हम न्यूटन में भी ले सकते हैं, ये मैंने पहले बताया था ना, हम लोग टाइप यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते। तो इसको क्या लिखेंगे, MLT-2 डिवाइडेड बाई M3, क्या है इसका, MLT -3। MLT-3, ML -3। ML-3, ठीक है। यस। हाँ सॉरी, ML-3, किलोग्राम हो गया मास M, और L-3, ठीक है। और लास्ट क्या थी हमारी, आई थिंक वेलोसिटी, वेलोसिटी नहीं थी, क्या थी, विस्कोसिटी, म्यू, म्यू। तो म्यू की डायमेंशंस क्या होती है, म्यू होते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन की तो पता है मुझे क्या होती है, MLT-2। सेकेंड की मुझे पता है T, और नीचे क्या मीटर L स्क्वायर। तो क्या डेफिनेशन, क्या होगी इसकी डायमेंशन, ML-1 T-1, ठीक है। यस। सही। तो ये डायमेंशंस होगी। तो अब हम लोगों ने, अगर जैसे हम लोगों के स्टेप्स थे, हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग इसको रख दिया, MLT-2 की पावर A इज इक्वल्स टू, सपोज करो C इज द कांस्टेंट, L, वन सेकेंड, C इक्वल्स टू L की पावर A, एंड उसके बाद वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी की थी LT-1, तो LT-1 की पावर B। उसके बाद हमारा क्या था, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब ML-3, तो ML-3 की पावर C की पावर C, और इसके नीचे साइड में लिख दे रहा हूँ मैं म्यू की पावर D, तो ML-1 T-1 की पावर D। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो इक्वेशंस है, मेरे पास इक्वेशंस कितनी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी, A B, नहीं टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस तो होंगी 3। यस। वेरिएबल 4 हो जाएंगे। हाँ 3, और वेरिएबल हो जाएंगे 4। तो क्या मेरी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, हो जाएगा। तो क्या होगा कि तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे पास, तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वैसे अगर इस क्वेश्चन को मुझे रियलिंग मेथड से सॉल्व करना ही करना है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कैसे कर सकता हूँ वो भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको कंपेयर करते हैं, MLT-2, अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो कैसे हो जाएगा, C, M की पावर क्या आएगी टोटल मिला के, C + D,
यस एल की पावर क्या आएगी तीनों मिला के a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी। ठीक है, गलत तो नहीं लिखा ना? और t की डायमेंशन माइनस बी माइनस डी बी प्लस माइनस 3c माइनस डी इज इक्वल्स टू 1 और माइनस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू -2। अभी 3 इक्वेशन आ गए, लेकिन वेरिएबल तो मेरे पास 4 आ गए ABCD, तो मुझे 4 इक्वेशन चाहिए थी। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने में हो जाती है प्रॉब्लम। तो अब ऐसे केसेस जब आते हैं तो हम लोग बेस्ट यही कर सकते हैं कि इन सारे वेरिएबल्स को, इनमें से कोई भी 3 वेरिएबल्स को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम लोग ए बी और सी की वैल्यू अगर डी की फॉर्म में निकाल लें, अगर हम ए बी सी की वैल्यू डी की फॉर्म में निकाल लें तो सिर्फ एक हमारे पास आ जाएगा, एक फॉर्म आ जाएगी डी। कैसे, वो भी बताता हूं मैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट c इक्वल्स टू 1 माइनस डी फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 है, यस सर ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। सिमिलरली b को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 माइनस डी, राइट? यस 2 माइनस डी, और d तो d है ही, और इन दोनों की वैल्यू अगर मैं ऊपर पुट कर दूं, ऊपर वाली इक्वेशन a प्लस बी माइनस 3c माइनस डी, तो a प्लस बी क्या होगा मेरा, a तो मुझे निकालना ही है, a प्लस बी क्या होगा 2 माइनस डी, उसके बाद क्या है -3c माइनस डी, -3c मतलब -3 माइनस 3d, 3c माइनस डी, माइनस डी इक्वल्स टू 1, माइनस डी इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या है मेरे पास 2 एंड 3, -3 -1 माइनस इधर जाएगा 2 हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या आएगा 2 माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3d होगा ना? हाँ क्या होगा, हाँ प्लस 3 माइनस डी, हाँ ठीक है ना, सही है, अब सही है। तो ये आ जाएगा, तो मैंने अब देख लिया ए बी सी तीनों की वैल्यू हमारी डी के फॉर्म में आ गई, सही है ना? तो वी कैन से एफ डी इज इक्वल्स टू सी, डी की पावर ए था ना हमारा, डी की पावर ए क्या हो गया 2 माइनस डी, डी की पावर ए था, वी की पावर था हमारा बी, एंड रो एंड म्यू। तो डी की पावर 2 माइनस डी एंड वी की पावर फिर 2 माइनस डी एंड सी क्या था हमारा रो की पावर 1 माइनस सी 1 माइनस डी, और लास्ट था हमारा म्यू की पावर तो डी था, तो डी रह गया। ठीक है, तो वी कैन से दैट एफ डी इज इक्वल टू सी। इन डी डी को एक साथ ले लेते हैं हम लोग, तो डी डी को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ये हो जाएगा रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर, रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू म्यू अपॉन रो वी डी की पावर डी। गलत तो नहीं है? ठीक है ना? यस सर तो हम लोगों ने एक रिलेशनशिप यहां से डेवलप कर ली, एफ इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी म्यू अपॉन रो वी डी की पावर स्मॉल डी। ये आ गई इक्वेशन हमारी। तो बस हम लोग इतना एक रिलेशन डेवलप कर लिया हम लोगों ने, ये हम लोग काम कर सकते हैं इससे। बट सपोज एक वेरिएबल अगर और ज्यादा आ गया तो हमारी हालत हो जाएगी खराब, तो हम लोग कितने उसमें कन्वर्ट करेंगे?
ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमारा रेलिंग मेथड काम नहीं करेगा। रेलिंग मेथड जनरली काम वहीं करता है जहाँ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल 4 तक हो। जहाँ पे 4 तक है वहां पे मैं रेलिंग मेथड से काम कर सकता हूँ, बट जहाँ पे 4 से ज्यादा आ गए वहां पे मैं रेलिंग मेथड से काम नहीं कर सकता। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए एक मेथड आगे आया है जिसको बोला गया बकिंघम पाई थ्योरम। बकिंघम पाई थ्योरम, इस मेथड से हम लोग और भी ज्यादा वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मान लो अगर ये वाला मेथड पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आपका आना ही आना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मेथड को पढ़ना इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? ठीक है, स्टेटमेंट बताता हूं पहले, स्टेटमेंट क्या बोलती है। इफ देयर आर n वेरिएबल्स, if there are n number of variables, अब यहां पे जो n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में काउंट कर रहा है वो दोनों को काउंट कर रहा है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ फिजिकल फिनोमिनन, इन अ फिजिकल फिनोमिना, in a physical phenomenon, if the variables, if the variables possess m fundamental dimensions, m fundamental, यहां पे वर्ड को ध्यान देना, n और m fundamental dimensions, then the variables are arranged into, then the variables are arranged into n minus m pi terms, n minus m pi terms, या फिर पाई टर्म्स को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनलेस। ये डायमेंशनलेस टर्म्स होती हैं। ये स्टेटमेंट दी थी बकिंघम पाई ने, लेस टर्म्स। ठीक है, इसका मतलब समझना क्या है, देखो इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब सपोज करो जैसे पहले वाला केस था उसमें टोटल n नंबर ऑफ डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट मिला के 5 वेरिएबल्स थे, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को मिला के टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n है किसी भी फिजिकल फिनोमिनन में, और वो m फंडामेंटल डायमेंशंस को पोजेस करता है, तो कितनी होती है फंडामेंटल डायमेंशंस टोटल? 7 sir. 3 7 yes sir. 7 फंडामेंटल डायमेंशंस होती हैं टोटल जो होती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी है, हमारे पास जो सिस्टम है, वो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी को पोजेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल जितने भी केस हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उस केस में फंडामेंटल डायमेंशंस जनरली 3 रही हैं हमारी। ठीक है, Yes sir. 3 जनरली कौन कौन सी 3 रही हैं हमारी? m l एंड t। जी m l एंड t, तो 3 डायमेंशन, तो अपने केस में हो जाएगा 3। तो हमारी जो नंबर ऑफ जो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे फंडामेंटल डायमेंशंस को हम लोग n माइनस m पाई टर्म्स में, n माइनस m पाई टर्म्स में। ये स्टेटमेंट भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट भी 2 मार्क्स में वाली स्टेटमेंट भी आ जाती है। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम? सर फिर No, से sir. समझा सुना। हाँ अभी रुको, भी बहुत अभी एक नहीं कई बार भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, रुको एक मिनट, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं देखो। अगर जो n है, n मेरा वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, और जो स्मॉल m है वो नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस है। समझ में आया? और यहाँ पे वेरिएबल का मतलब मैं कह रहा हूँ डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेरी पाई टर्म्स कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग? तो इसका मतलब n माइनस m जो होंगी वो मेरी नंबर ऑफ पाई डायमेंशनलेस पाई टर्म्स होंगी। बस इसने इतना बोला। अभी आगे इसके अंदर बहुत कुछ है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। Yes, sir. आ गई. Yes, sir. ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग। सपोज करो एक x जो है वो मेरा x1 जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं कहता हूँ x1 इज द फंक्शन ऑफ x2, x3, x4, x5। ठीक है, टोटल मैं कहता हूँ x इज द फंक्शन ऑफ x5। तो बकिंगम पाई क्या कहता है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग? वी कैन राइट f इज इक्वल टू द x1 प्लस x2, x3, x4, x5, x6 इक्वल्स टू 0। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस टर्म में लिख लेते हैं, इस टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस टर्म में जब हम लोग लिख रहे हैं टोटल, तो हमारी टोटल n क्या थी? मेरी नंबर ऑफ टोटल टर्म्स, टोटल वेरिएबल्स डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। तो वी कैन से दैट इन दिस केस टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर कितने हैं? 6। फॉर एग्जाम्पल ये जो सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, इनके अंदर जो फंडामेंटल डायमेंशन है वो 3 ही फंडामेंटल डायमेंशन यूज हो रही है, दैट इज m, l एंड t, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में होता है। तो अपने केस में क्या हुआ? m क्या हुआ? नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन हमारे पास होगी 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी नंबर ऑफ पाई टर्म्स होंगी n माइनस m, वो होंगे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब हमारे पास 3 पाई टर्म्स होंगी विच इज इक्वल टू पाई 1, पाई 2, पाई 3। तो इस ऊपर वाली इक्वेशंस को हम लोग रीअरेंज करके अब लिख सकते हैं f इज द फंक्शन ऑफ पाई 1, पाई 2 और पाई 3। एंड these terms are dimensionless terms. Remember, these terms are dimensionless terms. These terms are dimensionless terms. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. कोई क्वेश्चन नहीं है? और सर ये हमें डायमेंशन, कैसे हाँ सर हमें कैसे पता चलेगा कि सर पाई 1, पाई 2, पाई 3 डायमेंशनलेस है? मतलब जो भी टर्म्स होंगी सर ये यहाँ पे। नहीं तो बकिंगम पाई ने बोला है ना कि हम लोग उसको डायमेंशनल टर्म मानेंगे। अभी पहले देखो पूरा, सुनो एक बार। उसने कहा है कि हम पाई 1, पाई 2, पाई 3 जो होगी वो डायमेंशनलेस टर्म्स होंगे। अभी पूरा नहीं हुआ, जब पूरा होगा तब पता लगेगा। ये एक मेथड है, हम पाई टर्म हम बनाएंगे उस हिसाब से कि वो डायमेंशनलेस ही हो। ठीक है, और आपको पता है जो डायमेंशनलेस टर्म्स की आपको डायमेंशंस कैसे लिखते हैं हम लोग? ये तो कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया, डायमेंशनलेस टर्म्स की डायमेंशंस कैसे लिखते हैं? m0
L0 T0, 0। ठीक है ना। डायमेंशनलेस जो टर्म्स होती हैं उसकी क्वांटिटी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आई थिंक। No, sir. अब एक चीज और है कि अगर if there are n minus m pi terms, तो then each pi term contains m plus 1 variables, जिसमें ये m क्या है, जिसमें ये m क्या है, Sir, m is fundamental Dimensional units. number of fundamental dimensions. Number of fundamental dimensions. नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, ठीक है, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन। तो मेरा क्या का मतलब है, अपने वाले केस में अगर मैं बताऊं, इस वाले केस की बात करूं, तो मैं कह रहा हूं कि 3 पाई टर्म है और नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितनी है अपनी, 3। n-1 अपने वाले केस की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि पाई 1, पाई 2, पाई 3, अपने वाले केस में 3 पाई टर्म है, और मैं कह रहा हूं कि हर पाई टर्म जो कंटेन करेंगी वो करेंगी m+1 वेरिएबल। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे अपने वाले केस में, 3। तो ये होगा x1, x2, x3। अब लेकिन यहाँ पे तो आपको एक सोचने की बात होनी चाहिए कि इतने तो वेरिएबल नहीं है। अगर सब टर्म में, अगर सब पाई टर्म में मैं अलग अलग वेरिएबल डाल दूंगा तो इतने तो वेरिएबल नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल तो 6 ही है ना। Yes. ठीक है, तो इनमें से जो m नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस एंड रिपीटिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं x1, x2, x3 जो है रिपीटिंग वेरिएबल है, तो वी कैन, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, x1, x2, x3, x4, pi 2 is the function of x1, x2, x3, x5, pi 3 is the function of x1, x2, x3 और x6। मतलब ये जो 3 हमारे फंक्शन हुए, ये हम लोग के हुए रिपीटिंग वेरिएबल्स। रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो अब हम लोगों को हर सिर्फ सारी पाई टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। तो वी कैन से पाई इज इक्वल टू द कांस्टेंट x1 की पावर a, x2 की पावर b, x3 की पावर c एंड x4। और यहां से मुझे फाइंड करनी पड़ेगी abc की वैल्यू, और वहां से मैं हर पाई टर्म की एक वैल्यू निकालूंगा। क्लियर है? एक बार दोबारा देखें, अगर कंफ्यूजन हो गया हो तो दोबारा देखें। यस सर, एक बार। Yes. Yes, sir. दोबारा देखते हैं। बकिंगम पाई थ्योरम क्या बोलती है? बकिंगम पाई थ्योरम बोलती है इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब अगर टोटल n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, और उसमें m फंडामेंटल डायमेंशंस यूज हो रही हैं, तो हम टोटल n माइनस m पाई टर्म्स बनाएंगे, डायमेंशनलेस पाई टर्म्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब टोटल क्या है, टोटल हमारी जो इक्वेशन है, यहां देखो,
इसका मतलब ये है टोटल जो ये इक्वेशन थी हम लोग इस इक्वेशन को चेंज कर देंगे पाई टर्म्स की फॉर्म में, थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और ये हर पाई टर्म के अंदर m+1 वेरिएबल्स होंगे, जिसमें से जो m होंगे वो फंडामेंटल डायमेंशंस बोलते हैं जिनको, और हम उनको रिपीटिंग वेरिएबल्स भी बोलते हैं। m+1 उसके अंदर रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे जिसके अंदर m नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स है। तो अब क्या है कि हर टर्म्स को हम लोगों ने 3 रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करें यहां से और उनको रिपीट कर दिया और बाकी को एक एक को सबके साथ रख दिया, एक एक को सबके साथ रख दिया। अब हम लोगों को जो सॉल्व करना है वो हर पाई टर्म को सॉल्व करना है। तो अब देखो हमारा जो इक्वेशन बन गई वो ए बी सी मतलब के फॉर्म में बन गई। तो यहां से हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पाई की रिलेशन पता लग जाएगी हर फॉर्मूले में, और फिर इन पाई की वैल्यूज को पुट करेंगे हम लोग अपने मेन फॉर्मूले में और हमें फाइनल रिलेशन पता लग जाएगी। क्लियर है या नहीं है? सर पाई 1 पाई 2 पाई 3 4x5 x। कोई एक बोलो पहले, मुझे 2 लोग बोल रहे थे, कोई भी एक पूछो। बोलो सर जो पाई 1 पाई 2 और पाई 3 मतलब तीनों में सर ए बी सी की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं सेम क्यों रहेगी सर सेम रिपीटिंग क्यों है। रहेगी? नहीं तो अब फोर्थ वेरिएबल तो डिफरेंट है ना हमारा। ओके सर ओके। जब क्योंकि x1 x2 x3 में हम लोग abc की वैल्यू निकालेंगे तो वो फोर्थ वेरिएबल पे भी डिपेंड करेगी, और फोर्थ वेरिएबल हमारा बिल्कुल अलग है, तो हमारी abc की वैल्यू तीनों में अलग आएगी, ठीक है। ओके और हाँ, और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ? सर इसमें x4 x5 x6 किस वेरिएबल्स को रखना है? हाँ एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही ये है कि हमने कह तो दिया हम रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, बट रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने का बेसिस क्या होगा, किस बेसिस पे किसको हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल्स सेलेक्ट करेंगे? सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यहाँ भी है ना। सपोज करो 5 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है, 6 में से किसको रिपीटिंग में रखें किसको नॉन रिपीटिंग में रखें, कैसे पता लगेंगे? तो इसके लिए भी बकिंगम पाई ने एक पूरे मेथड्स दिए हैं, रूल्स दिए हैं, बहुत सारे रूल्स दिए हैं। उन सब रूल्स को ध्यान में रख के हम लोगों को रिपीटिंग वेरिएबल्स को सेलेक्ट करना है। मेथड्स ऑफ सेलेक्टिंग रिपीटिंग वेरिएबल, या रूल्स भी बोल सकते हो, मेथड्स और रूल्स फॉर सेलेक्टिंग repeating variables। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहां पे आ जाती है कि अब हम लोग रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करें, और एक चीज और बता रहा हूं कि ये मेथड्स और रूल्स भी तुम्हारे से सिर्फ 5 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है खाली, कि राइट डाउन द मेथड्स और रूल्स फॉर सेलेक्टिंग द रिपीटिंग वेरिएबल। खाली रूल्स पूछ लेगा, खाली स्टेटमेंट पूछ लेगा, या फिर कोई एक क्वेश्चन दे देगा कि मतलब इसके अंदर 6 टर्म है ये है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बनेगी। ऐसे क्वेश्चंस गेट में बहुत आते हैं, गेट में इंजीनियरिंग सर्विसेज में, मतलब छोटे छोटे से ब्लॉक, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछ सकता गेट में इतना। तो बीच में मतलब कंडीशंस देके तुमसे पूछ लेगा कुछ भी, मेथड्स लिखवा लेगा। तो पहला जो रूल आता है, रूल नंबर 1, पहला रूल ये बोलता है कि जहां तक कोशिश हो सके डिपेंडेंट वेरिएबल को रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट मत करो, एज फार एज पॉसिबल। हर केस में नहीं बोला उसने, कोशिश करो एज फार एज पॉसिबल, बट अगर तुम बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो तब कर लेना। एज फार एज पॉसिबल द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सेलेक्टेड, द डिपेंडेंट variable should not be selected as repeating variable। डिपेंडेंट वेरिएबल समझ रहे हैं ना क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट में करा था, जैसे हमारा ब्रेकफास्ट, Yes, sir.
ये रूल नंबर 2, पहले तो रूल समझ में आ गया। रूल नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिकली यही यूज होता है हमारा, ज्यादातर सारा यही यूज होता है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों को पता है MLT नंबर ऑफ हमारी फंडामेंटल डायमेंशन जनरली 3 होती हैं। जनरली जो होती है वो m की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करने हैं सारी की सारी चीज कि एक उसमें से ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करें, रिप्रेजेंट करें। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब समझ में आता है? यस सर, एरिया या वॉल्यूम। यस सर, लेंथ। मतलब कि एक तो रिपीटिंग वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करे। फॉर एग्जांपल लेंथ, डाया, एरिया, रेडियस, हाइट, वॉल्यूम, हेड, इस टाइप का ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट बताए। सेकंड वेरिएबल इस तरह से होना चाहिए, कि वो फ्लो प्रॉपर्टी को बताए। फ्लो प्रॉपर्टी जैसे काइनेमेटिक, जिनको काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। यस सर, वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये सब चीजें। ठीक है, अब इसको देखो पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है काइनेमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो जनरली जिनमें न्यूटन वाली टर्म, फोर्स वाली टर्म्स ना है ना, वो सारी तुम्हारी फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली। ठीक है, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सर। थर्ड पॉइंट बोलता है, मतलब एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी वाली डायमेंशन उठानी है जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे, एक फ्लो प्रॉपर्टी वाली, और थर्ड है फ्लूइड प्रॉपर्टी। फ्लूइड प्रॉपर्टी पता क्या होती है? यस सर। जितनी भी प्रॉपर्टीज Viscosity. हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, ध्यान है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी फर्स्ट यूनिट में। स्टार्टिंग से देखते हैं, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, बल्क मॉडुलस, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जो भी प्रॉपर्टीज एक्स वाई जेड, वो सारी की सारी हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज। विस्कोसिटी लिख दिया ना मैंने, डायनेमिक विस्कोसिटी। और इन सारी के सारी टर्म्स में आपको न्यूटन यूज होता हुआ मिलेगा, न्यूटनिया कीजिए। ठीक है, तो हमें ऐसे टर्म्स यूज करनी है जिनमें से एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को शो करे, एक फ्लो प्रॉपर्टी को शो करे, और एक फ्लूइड प्रॉपर्टी को शो करे। अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल लेंथ भी हो और एरिया भी हो और वॉल्यूम भी हो फॉर एग्जांपल, तो हम इनमें से किसको सेलेक्ट करें? तो लेंथ का ऑर्डर क्या है? एल, एरिया का ऑर्डर क्या है? एल स्क्वायर, वॉल्यूम का ऑर्डर क्या है? एल स्क्वायर, एल क्यूब। तो इन तीनों में से हमें जो लोएस्ट ऑर्डर होगा ना वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 2 है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, रूल नंबर 3, थर्ड रूल क्या बोलता है? थर्ड रूल बोलता है द रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्टेड शुड नॉट फॉर्म अ डायमेंशनलेस ग्रुप। वेरिएबल selected should not form dimensionless group।
मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने L सेलेक्ट किया, लेंथ सेलेक्ट की, फ्लो प्रॉपर्टी से मैंने वेलोसिटी सेलेक्ट की और इधर डेंसिटी सेलेक्ट की। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? LT-1। डेंसिटी की क्या होती है? ML-3। तो जब मैं इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करूं, L LT-1 और ML-3, तो इसका जो आंसर है वो नहीं आना चाहिए, डायमेंशनलेस ग्रुप नहीं होना चाहिए कभी भी। ऐसा ना हो कि तीनों की मल्टीप्लाई करके खुद एक डायमेंशनलेस ग्रुप बन जा रहा। ठीक है, क्लियर? थर्ड रूल। यस सर। फोर्थ रूल क्या है? द रिपीटिंग वेरिएबल टुगेदर मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। द रिपीटिंग variable together must have the same number of fundamental dimensions। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने डायमेंशंस, फंडामेंटल डायमेंशन स्टार्टिंग में सेलेक्ट की थी, सारी के सारी, मतलब और तीनों ग्रुप मिलके उतनी ही फंडामेंटल डायमेंशंस बना रहे होंगे। ऐसा ना हो कि हमने वहां पे तो 3 सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम लोगों ने बना रहे 4। ये वाला रूल खैर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑलवेज होता ही होता है, होगा ही होगा। लास्ट रूल, नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव सेम डायमेंशन। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर किसी का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 है, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरी टर्म भी मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूं कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी MLT-2 ही होगा। ठीक है, तो ये 5 रूल हैं जो बेसिकली हम यूज होंगे सिलेक्शन ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल। बेसिकली जो सिलेक्शन होगा वो तो होगा सिर्फ रूल नंबर 2 से ही। रूल नंबर 2 तो आपके लिए रूल नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। बट आपको याद पांचों करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर खाली रूल पूछा आपसे तो आपको 5 रूल लिखने पड़ेंगे इसके अंदर। क्लियर है या नहीं? कहीं प्रॉब्लम एक बार देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुझसे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सर थर्ड वाला रूल एक बार और पढ़ा दीजिए ना। कुल मिला के जितने भी हमारे रिपीटिंग वेरिएबल हैं, वो सारे रिपीटिंग वेरिएबल मिलके डायमेंशनलेस टर्म ना बना दें। ठीक है, जितने भी रिपीटिंग वेरिएबल हैं वो सारे वेरिएबल्स एक साथ मिलके डायमेंशनलेस टर्म्स ना बना दें। जितने भी रिपीटिंग वेरिएबल हैं वो सारे एक साथ मिलके डायमेंशनलेस टर्म्स ना बना दें, मतलब खुद सबके डायमेंशन 0 ना हो जाए। यहां तक समझ में आया है? तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा एक साथ। ठीक है, ठीक है सर। एक न्यूमेरिकल करते हैं। टाइम हो गया? नो सर। ठीक है, गुड। एक न्यूमेरिकल से सब क्लियर हो जाएगा। द रेजिस्टिंग फोर्स, मैं पहले न्यूमेरिकल लिख देता हूं। द रेजिस्टिंग फोर्स आर of a supersonic plane during flight can be considered as
dependent upon the length of aircraft, which is equals to L. लेंथ को L ले दिया. वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, वेलोसिटी इसको हमने कह दिया V. एयर विस्कोसिटी इसको हमने बोल दिया म्यू. एयर डेंसिटी जिसको हमने बोल दिया रो. एंड बल्क मॉड्यूलस of air, which is equals to K. Express the resisting force in terms of these variable. Express the resisting force in terms of these variables. क्वेश्चन पढ़ो एक बार. The resisting force R of a supersonic plane during flight can be considered as dependent upon the length of aircraft, velocity, air viscosity, air density, and bulk modulus. Express the resisting force in terms of these variables. Good. तो उसने क्या कहा कि रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है इतने वेरिएबल्स पे. R पे, L पे, V पे, म्यू पे, डेंसिटी पे, बल्क मॉडुलस पे. तो उसने कहा कि इनको रेजिस्टिंग फोर्स के टर्म्स में मुझे निकालना है. तो अपने वाले केस में जो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या हुआ, वो R इज द फंक्शन ऑफ, वी कैन से L, V, म्यू, रो एंड K. Yes, sir. R is the function of L, V, mu, rho and K. ठीक है. और तो मैंने तुमसे कहा था कि x1 क्या कितना नंबर क्लास है सर, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ. एक मिनट, तुम्हारे ये लैपटॉप में ये है आपको क्या क्या कहते हैं हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट है ना? हॉटस्पॉट दीजिए तो जरा एक मिनट. क्या इससे हॉटस्पॉट जाने का वो जरूर चाहिए कीप रखना. मैंने आज दूसरा कर लिया देखिए तो हमारे में एक मिनट होल्ड करना. मुझे लगा इसलिए मैं क्लास खत्म हो गया होगा यार. चलो ठीक है. तो हम लोगों ने जैसे कि अपने पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे x1 इज द फंक्शन ऑफ x2, x3, x4, x5 ऐसे था. तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था कैसे, f इज द फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, x4, x5 और x6. तो सिमिलरली इसी फॉर्म में हम लोग अपनी इस इक्वेशन को बना लेते हैं पहले. तो वी कैन से दैट f इसके अकॉर्डिंग f इज अ फंक्शन ऑफ r, l, v, म्यू, रो और k इज इक्वल टू 0.
ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? जैसे हम लोगों ने इस स्टेप में किया था वैसे ही किया और कुछ नहीं किया इसके अंदर हम लोग। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं कि मेरे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इसके अंदर? 6 टोटल कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 6। अब एक वो बताओ, सारे के सारे वेरिएबल, चाहे रेजिस्टेंस फोर्स मान लो, चाहे लेंथ, वेलोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, डेंसिटी और बल्क मॉडुलस, इनमें इन 3 डायमेंशन से ज्यादा किसी में यूज हो सकता है क्या? टेम्परेचर आ रहा है किसी में? अगर टेम्परेचर तो क्या कोई भी 4th डायमेंशन आ रही है किसी के अंदर? रेजिस्टिव फोर्स मतलब न्यूटन के अंदर 3 डायमेंशन होती है, लेंथ एल, लेकिन लेंथ के अंदर तो एक ही डायमेंशन होती है, बट हम लोग उसको लिख सकते हैं m0 और l0। ठीक है, v मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशन कितने? वेलोसिटी, इसके अंदर भी 3 डायमेंशन, म्यू इसके अंदर भी 3 डायमेंशन, डेंसिटी किसी के भी अंदर 3 डायमेंशन से, मतलब टोटल 3 डायमेंशन से ज्यादा चौथी डायमेंशन यूज नहीं हो रही है। और 3 डायमेंशन कौन सी यूज हो रही है? m, l एंड t, ये 3 डायमेंशन ही होंगी। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन 3 है इसके अंदर। Yes, sir. ये तो सर हर क्वेश्चन में होगा। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यही रहता है, Okay. डायमेंशंस जो होंगी वो कितनी है इसके, जिसको बोलते हैं हम लोग m इज इक्वल टू 3 और n इक्वल टू ये होगा n। तो नंबर ऑफ पाइटम्स कितनी होगी? तो n-1, m क्या हुआ मेरा? नंबर ऑफ पाइटम्स 6-3, तो 6-3 क्या है मेरी? नंबर ऑफ पाइटम्स। तो अपने केस में नंबर ऑफ पाइटम्स कितनी होगी? 3। तो यहां पे आ गई 3 हमारी नंबर ऑफ पाइटम्स। ठीक है, तो हम लोग अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f इज द फंक्शन ऑफ π1, π2, π3 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम यहां तक? No, sir. No, sir. अब हमारा स्टेप 2 है, ये था हमारा स्टेप 1। यहाँ तक हमने नंबर ऑफ आइटम्स निकाल ली। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तुम आएंगे तुम्हारे उसमें, ये स्टेप 1 है। बहुत सारे क्वेश्चंस गेट वेट में आते हैं जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ आइटम्स निकालने पूछ लेगा, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। ठीक है, एक नंबर में आ जाएगा। अब स्टेप 2 है, नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स कितने होंगे हर आइटम के अंदर, जो वेरिएबल होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल इन ईच आइटम, कितना होगा? m+1। M+1. और जहां पे m क्या होंगे मेरे? नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. हाँ, तो मतलब आ गया π1, π2, π3, ये 3 मेरे होंगे पाइटम्स। और मुझे अब सेलेक्ट करना है नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स। तो रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने का हमने जो रूल देखा था कि हम लोगों को सेलेक्ट नहीं करना है, पहला रूल था हमारा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो आर तो हटा दिया हमने, आर को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, सॉरी 1 सेकेंड, आर को हमें सेलेक्ट नहीं करना है, आर तो हट गया। ठीक है, आर को नहीं करना सेलेक्ट, आर को नहीं करेंगे। चलो, दूसरा रूल था कि इन सारे जो टर्म्स में से, इन सारे टर्म्स में से एक टर्म ऐसा होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिनोट करे। तो यहाँ पे कौन सी टर्म ऐसी है जो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रही है? लेंथ। सर L। सिर्फ लेंथ के अलावा और कुछ नहीं है। तो हम लोगों के पास ऑप्शन ही एक है, सिर्फ लेंथ। तो मतलब ज्योमेट्रिक, मैं नीचे लिख दूं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी को कौन डिनोट कर रहा है? लेंथ L। नेक्स्ट आता है हमारा, एक टर्म ऐसी होनी चाहिए जो हमारी फ्लो प्रॉपर्टी को डिनोट करे।
तो फ्लो प्रॉपर्टी को कौन सी टर्म डिनोट कर रही है यहाँ पे? सर वेलोसिटी। वेलोसिटी। वेलोसिटी के अलावा और कुछ सर नहीं, और कोई टर्म नहीं है जो डिनोट कर रही है वेलोसिटी के अलावा कुछ भी। तो फ्लो प्रॉपर्टी होगी हमारी, नेक्स्ट टर्म होगी हमारी v। थर्ड टर्म है हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक हमारी, फ्लूइड प्रॉपर्टी। अब फ्लूइड प्रॉपर्टी कौन सी? अब हमारी देखो, म्यू भी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, रो भी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, के बल्क मॉडुलस जिसको बोलते हैं वो भी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है। तो यहां पे से हम रैंडमली किसी भी एक टर्म को ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप म्यू को ले लो, चाहे रो को ले लो, चाहे के को ले लो, ठीक है। तो थोड़ा सा डायमेंशनल फॉर्मूला जिसका छोटा है हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला छोटा है, वैसे भी ऐसे कुछ है भी नहीं, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो लो। तो मैं यहाँ पे डेंसिटी को मान ले रहा हूँ, कोई भी मान सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैंने डेंसिटी को माना तो आप भी डेंसिटी को मानो, कुछ भी मान सकते हो। तो एल वी और रो, एल वी और रो तो हमारा कॉमन हो गया, एल वी और रो तो कॉमन हो गया, एल वी और रो, एल वी और रो। और उसके बाद तीन टर्म बची हैं हमारे पास, दैट इज आर, के एंड म्यू। इनको एक एक में डिवाइड कर दो, m प्लस वन होती है ना, m तो ये होगी प्लस वन, एक एक और डालनी है, तो कितनी होगी, आर, के और म्यू। तो ये होगी मेरी पाई टर्म्स, ईच पाई टर्म्स। क्लियर है? क्लियर है? आर के म्यू भी रैंडमली किसी में भी डाल दें? हाँ हाँ हाँ, कोई भी किसी में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कोई भी। ठीक है। अब चाहे तो तुम एक बार वो अपने बाकी के रूल्स भी चेक कर सकते हो अगर करना चाहो तो। कैसे? हमने क्या लिया, रो की वो क्या होती है डायमेंशन, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है ना, एम एल एल माइनस ml-3, और v होता है आई थिंक मीटर पर सेकेंड, तो हो गया LT-1। और लेंथ तो लेंथ ही होगा मीटर l। तो पहला दूसरा जो कौन सा रूल था, थर्ड रूल हमारा था, ये रूल 3 था हमारा, कि ये खुद एक डायमेंशनलेस ग्रुप नहीं बनाने चाहिए। तो मतलब ml-3 और LT-1 और l, क्या ये डायमेंशनलेस ग्रुप बना रहे हैं? नो सर। क्या तीनों को मल्टीप्लाई करके डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन रही है? नहीं। तो रूल 2 हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। रूल 4 कि जितनी जो हमारी फंडामेंटल डायमेंशंस है वही टर्म्स इसके अंदर होनी चाहिए बस। तो ऐसा है, m है, l है, t है। yes. रूल 4 भी सेटिस्फाई। रूल 5 क्या बोलता है? नो टू रिपीटिंग वेरिएबल शुड हैव द सेम डायमेंशंस। तो क्या कोई रिपीटिंग वेरिएबल ऐसा है जिसकी सेम डायमेंशंस हो? एक No, की sir. ml-3 है, एक की LT-1 है, तो No, हमारे मतलब तीनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों की डायमेंशंस क्वांटिटी ये सही है। अब हम लोगों को एक एक करके सब तीनों सॉल्व करना है। तो मैं एक करके दिखाता हूं, बाकी आप लोग खुद करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाई1 इज द फंक्शन ऑफ किस किस का फंक्शन था? L ज्योमेट्रिक, V फ्लो, और नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। अरे भैया मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। हाँ हाँ, बस सर एक न्यूमेरिकली खत्म करके फिर आपको, हाँ कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में कर रहा हूँ। 5 मिनट तो ऑलरेडी निकल गए सर बस हाँ। हाँ, लेंथ, वेलोसिटी एंड रो, और नेक्स्ट क्या रखा था हम लोगों ने इसमें? आर। सर आर। ठीक है। तो अब हमें इस पाई टर्म को सॉल्व करना है। कैसे पाई टर्म को सॉल्व करेंगे? तो पाई टर्म की जगह तो डायमेंशंस में मैं m0, l0 और t0 रख दूं, इज इक्वल्स टू c।
सी, एल की डायमेंशन तो एल होगी, एल की पावर ए, बी की डायमेंशन क्या होगी, एल टी माइनस वन की पावर बी, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, एम एल माइनस 3 की पावर सी सी, और आर क्या है मेरा, न्यूटन, रेजिस्टिंग फोर्स है ना, फोर्स तो न्यूटन में होगी, तो न्यूटन की डायमेंशन किसी ने बताई थी ना क्या होती है, MLT minus 2. एम एल टी माइनस 2। ठीक है, तो यहां से एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे, देखो m के फॉर्म में, पहले इसको हम लोग एक फॉर्म में लिख देते हैं, m0 l0 p0, तो c, m क्या हो गया, m की पावर c, m की पावर c प्लस 1, ठीक है, l की पावर a b माइनस 3c प्लस 1, a प्लस b माइनस 3c प्लस 1, t की पावर माइनस b माइनस 2, माइनस b माइनस 2, गलत तो नहीं करा मैंने, एक बार मुझे बताओ। No sir. सही है ना, माइनस बी माइनस 2, तो c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब c इक्वल्स टू माइनस 1। एक इक्वेशन है माइनस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब b इक्वल्स टू माइनस 2। बी और सी की वैल्यू फाइंड होगी इस इक्वेशन के लिए। एक इक्वेशन होगी a प्लस बी माइनस 3c प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। बी और सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एक माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा आंसर, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, तो a इक्वल्स टू प्लस 4। क्लियर है, तो वी कैन से दैट, एक मिनट एक स्लाइड डाल दूं। वी कैन से क्या है, a की वैल्यू 4, सर A की 2 आ रही है। अच्छा जो 2 आ रही है, इरेज क्यों नहीं हो रहा, 2 कर देते चलो कोई नहीं, 2, a की 2, b की माइनस 2 और c की माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ पाई 1 इज पाई 1 इंटू सी, ए क्या था मेरा l, l की पावर कितनी आ रही है 2, कितनी आ रही थी a की 2, और दूसरा क्या था मेरा v की पावर मतलब b की पावर माइनस 2 और c कितना था मेरा 1, मतलब रो की पावर 1 इंटू r। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई 1 इज इक्वल्स टू -1 था c -1। सर तीनों, सर पिछले वाली स्लाइड दिखाना। हाँ सर A की शायद गलत है। ये गलत है, -2 हो जाएगी शायद। यस सर माइनस तीनों माइनस। तीनों माइनस है, -2 है ये ना, e की वैल्यू -2। ठीक है, a भी -2 हो गया, v भी -2 हो गया, और c -1 और r। तो वी कैन से दैट c इंटू r इक्वल्स टू रो l स्क्वायर v स्क्वायर, और we can say that pi 1 is a function of r upon रो l स्क्वायर v स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे मैंने पाई 1 के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही अगर जैसे मैं पाई 2 के लिए सॉल्व करता हूं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा एक। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, पाई 2 में अगर l की वैल्यू 0 आ रही है, v की वैल्यू -2 आ रही है, रो की वैल्यू -1 आ रही है, और इनटू k, तो वी कैन से दैट k अपॉन रो v स्क्वायर। सिमिलरली पाई 3 की वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो
पाई 3 की वैल्यू आएगी, तुम लोग खुद घर पे लेकिन सॉल्व करके देख लेना ये चीज, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, v माइनस Yes, sir. 1 रो माइनस 1 और म्यू, तो वी कैन से दैट पाई की जो इसकी वैल्यू आएगी म्यू अपॉन एल वी रो आएगा। तो हम लोगों को पता है एफ जो पाई टर्म को अगर हम इक्वेशन में सॉल्व करें, एफ पाई 1 एफ इज अ फंक्शन ऑफ पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3 इज इक्वल्स टू 0। तो वी कैन सी दैट फंक्शन ऑफ रो r upon रो l square v square into k upon रो v square mu upon l mu, यहाँ मैंने कैपिटल एल लिख दिया, शायद वहां पे मैंने स्मॉल एल यूज किया है। ठीक है, तो म्यू अपॉन एल यू रो इक्वल्स टू 0। तो अगर हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, r अपॉन रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ, कैसे लिखोगे, इज द फंक्शन ऑफ k अपॉन रो वी स्क्वायर और म्यू अपॉन एल म्यू रो, और we can say that r is equals to the rho l square v square function of k upon rho v square और mu upon l mu rho. This is your answer. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप, ये f फंक्शन है, इसको वो मत मानना, इसको ऐसे बना देता हूँ, वो नीचे म्यू ये की तरफ v हो, क्या होगा, और लास्ट में म्यू की जगह v होगा नीचे में डिनोमिनेटर। हाँ तो यहाँ पे भी म्यू होगा, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। समझ में आया पूरा मेथड बकिंगम पाई या नहीं आया आकांक्षा? सर कितना बड़ा है? तो मैं तो पहले बोल रहा हूँ ना, बड़ा तो है ये मेथड, 15 नंबर का भी आता है, 10 से 15 नंबर का, तो फ्री के 15 नंबर थोड़ी ना मिलेंगे तुम्हें। बहुत कंफ्यूजिंग है सर। मुझे तो नहीं लगता कंफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से बता दिया। सही में तुम लोगों को कंफ्यूजन है अभी भी? हाँ नो सर। सर, ये तो स्टेप बाय स्टेप एक नहीं सर। सिंपल प्रोसीजर है, 10 नंबर फ्री के हैं, सिंपल प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ेगा। और इसको मैंने अलग से भी समझा दिया कि रिपीटिंग वेरिएबल्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, और एक न्यूमेरिकल भी करके दिखा दिया। अब भी तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है? सिंपल है। नहीं सर, जब आएगा एग्जाम में ना तब। अरे सिंपल स्टेप है, पहले नंबर ऑफ वेरिएबल देखो, फिर नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस देखो, वेरिएबल में से फंडामेंटल डायमेंशन गई, उतनी पाई टर्म्स बनेगी, फिर उसके बाद जितनी पाई टर्म्स हैं उनको m+1 वेरिएबल्स उनके अंदर होंगे, m रिपीटिंग वेरिएबल है, रिपीटिंग वेरिएबल सेलेक्ट करने के इसमें सारा फॉर्मूला रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग से रिपीटिंग वेरिएबल सोल्व कर दो, और फिर एक बार पाई टर्म बन गई तो हर पाई टर्म को सॉल्व तुम्हें करना है, जैसे हमने रेलिंग मेथड सॉल्व किया था, जैसे हमने रेलिंग मेथड में सॉल्व किया था, उसी तरह से सारी पाई टर्म्स को सॉल्व कर डालो, और फिर सबकी एक जो बन रही है वैल्यू बना के लिख दो, बस सिंपल तो है, इसमें क्या बहुत सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, नो डाउट लेंथी प्रोसीजर है, बट कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, घर पे जाके देखना एक बार ठंडे दिमाग से, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वाले जो तुम्हारी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में आए हुए हैं, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम का ले लेंगे जो आया हुआ है। और ध्यान रखना, इस मेथड को पूरा पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी बीच में से ही आप पूछ लेगा व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ बकिंगम पाई थ्योरम, व्हाट आर द रूल्स यूज्ड टू सेलेक्ट द रिपीटिंग वेरिएबल्स, ये पूछ लेगा, या पूछ लेगा सिर्फ पाई टर्म्स तक करके छोड़ दो, नंबर ऑफ पाई टर्म्स करके छोड़ दो, उनको पाई टर्म को सॉल्व नहीं करना, मतलब एफ पाई 1 पाई 2 पाई 3 तक मतलब बना के छोड़ दो, मतलब रिपीटिंग वेरिएबल लेके छोड़ दो, उससे आगे सॉल्व नहीं करना।
तो इसके अंदर नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके, बहुत सारे नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं इसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, तो घर जाके एक बार देखना अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो। ठीक है, अगर आपने ये वाला मेथड कर लिया तो आपके 50% पास तो होने का काम ये कर देगा, कम से कम 30 to 50% पास होने का काम ये कर देगा आपका, 30 to 50%। ओके सर। ठीक है, ठीक है और कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर।